नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो केस हिंदी के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ टेक्निकल नहीं बात करेंगे, बल्कि आज हम चर्चा करेंगे बिटकॉइन पे। चलो हम टेक्निकल करते हैं, प्राइस एनालिसिस करते हैं, क्रिप्टो करेंसी बाय करते हैं, क्रिप्टो करेंसी सेल करते हैं, प्रॉफिट लेते हैं, कई बार लॉस होता है, ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी के अराउंड। पर आखिरकार सवाल ये उठता है कि हम सपोज क्रिप्टो करेंसी ले तो रहे हैं, पर है क्या चीज़ ये। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बिटकॉइन क्या है। मतलब हर कोई सुनता रहता है, किसी के मुंह से कोई ये बोल देता है कि आज बिटकॉइन गिर गया, आज बिटकॉइन उठ गया, मेरे पास इतने बिटकॉइन हैं। फिर कभी न्यूज़ में आ जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन बैन कर रही है, कभी न्यूज़ में आता है कि बैन नहीं होगा, रेगुलेट होगा। कभी कोई कंट्री बिटकॉइन के बारे में कुछ करती है, कभी कोई कंट्री बिटकॉइन के बारे में कुछ करती है। तो 2017 के बाद बिटकॉइन को इतनी अटेंशन मिल चुकी है ना, इस टाइम तक इतनी अटेंशन मिल चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं, काफ़ी पब्लिक है, जिनको अच्छे से पता नहीं है कि बिटकॉइन है क्या चीज़। तो ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन है क्या। इतना सुनने में आता है, पर है क्या चीज़ ये। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि बिटकॉइन है क्या। अब बिटकॉइन को जानने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि मनी क्या होता है। बिटकॉइन एक तरह से क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। अब बिटकॉइन जो है वो एक तरह से करेंसी है, तो करेंसी या मनी ये होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, मनी कुछ नहीं है, मनी है एक तरह से ट्रस्ट या वैल्यू हम कह सकते हैं। हमारे जो इंडियन नोट्स हैं उन पे लिखा होता है बाय द ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट या फिर सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, कुछ ऐसा लिखा होता है। मेरे को एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट कुछ ना कुछ ऐसा लिखा ज़रूर होता है। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पैसा प्रिंट करती है, ठीक है, और उसको इशू करती है। अब ये पैसा क्या है? पैसा तो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है ना, और उसकी वैल्यू है। और वैल्यू क्यों है? क्योंकि हम गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पेपर से 100 रुपये तक की कोई चीज़ आ सकती है, और हमें गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है। इसीलिए मैं एक दुकानदार को अगर 100 रुपये का नोट दूं, हालांकि दे तो मैं उसे पेपर ही रहा हूँ सिर्फ, लेकिन वो मुझे 100 रुपये का सामान दे देता है। क्यों? क्योंकि मेरे को और उस दुकानदार को, हम दोनों को सरकार पे भरोसा है कि अगर सरकार कह रही है कि ये पीस ऑफ पेपर 100 रुपये की वैल्यू रखता है, तो मतलब रखता है। तो पैसा कुछ नहीं है, मनी कुछ नहीं है, एक विश्वास है सरकार पर। और अगर वैसे फिजिकल फॉर्म में देखा जाए तो मनी इज़ अ पीस ऑफ पेपर। थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं हम मनी की। पुराने ज़माने में क्या होता था? बार्टर सिस्टम था कि जैसे मेरे पास अगर लकड़ी है और मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, और आगे कोई बंदा है उसके पास खाना है, तो मैं उसको जाके बोल सकता हूँ कि भाई मेरे को खाना दे दो और आप मेरे से लकड़ी ले लो थोड़ी सी। तो पहले के ज़माने में ऐसे काम चलते थे कि उसने मुझे कुछ दे दिया, मैंने उसके बदले कुछ दे दिया। तो ये बार्टर सिस्टम होता था। पर इसमें दिक्कत क्या आई कि अब अगर अगले बंदे को लकड़ी चाहिए ही नहीं और मुझे खाना ही चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा? अब है तो मेरे पास लकड़ी और कुछ है नहीं मेरे पास। तो ये थोड़ा सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड था। इसके बाद क्या हुआ? गोल्ड आया कि भाई मेरे पास सोने के सिक्के हैं, अब मुझे अगर खाना चाहिए तो मेरे को इतने सोने के सिक्के देने हैं, मुझे अगर कुछ और चाहिए तो इतने सोने के सिक्के चाहिए देने हैं। अगर मैं किसी को लकड़ी बेच रहा हूँ तो उससे मैं सोने के सिक्के ले लूँगा, फिर सोने के सिक्कों से मैं खाना ले लूँगा। तो एक तरह से बीच में ये दौर आया था जब हम सोना यूज़ कर रहे थे, गोल्ड यूज़ कर रहे थे। लेकिन गोल्ड के साथ एक दिक्कत आई। गोल्ड के साथ दिक्कत ये आई कि सपोज़ मान लीजिए मैं अभी नॉर्थ इंडिया में हूँ और मुझे साउथ इंडिया में जाना है। अब मैं कितना सोना अपने साथ उठा के जाऊँगा? ये मतलब एक तरह से फ़ीज़िबल नहीं था गोल्ड को कैरी करना अराउंड द वर्ल्ड। अब आप सोचिए, इस समय में अगर हम गोल्ड से चीज़ें बाय या सेल कर रहे होते, अब मेरे को फॉरेन कंट्री में जाना है, सपोज़ मेरे को यूरोप जाना है या फिर मेरे को अमेरिका जाना है, अब मैं उधर कितना सोना उठा के जाऊँगा?
अब इतना भारी सोना, ऊपर से उसको संभालना, उसको चोरों से बचाना, ये एक बहुत ही बड़ी टास्क है। तो इसका सल्यूशन क्या आया? सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि भाई एक काम करो, अपना अपना सोना ना हमारे पास जमा करा दो आप सभी। जितना आप सोना जमा कराओगे उतने ही वैल्यू की हम आपको एक पेपर करेंसी दे देंगे, एक पेपर दे देंगे। सपोज आप में हमारे पास 100 रुपए की वैल्यू का सोना जमा कराते हो तो हम आपको 100 रुपए का नोट दे देंगे। सरकार ने ऐसे किया और सरकार ने फिर पैसा प्रिंट करना धीरे धीरे शुरू किया। कुछ समय तक सरकार के पास जो जो पैसा प्रिंट होता था तो सरकार पीछे अपने के पास उतना ही अमाउंट का सोना मेंटेन करती थी। अगर सरकार आज 1 करोड़ का करेंसी प्रिंट कर रही है तो उन्हें 1 करोड़ का सोना मेंटेन करना होता था। लेकिन दौर आगे बढ़ा। उसके बाद एक समय आया जब सरकार ने ये सोना मेंटेन करना छोड़ दिया। अब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है सोना आपको मेंटेन करने की, तो करो जी प्रिंट, जितना पैसा कर सकते हो करो प्रिंट। आज के टाइम पे अब अगर आप न्यूज़ देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में क्या चल रहा है, वो लोग इतना पैसा प्रिंट कर चुके हैं, इतना पैसा प्रिंट कर चुके हैं कि उनकी डेट लिमिट बार बार उनको बढ़ानी पड़ती है। अब रिजर्व बैंक, उनका जो बैंक है, फेडरल बैंक, रिजर्व बैंक, क्या कहते हैं उसको, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, जो उनका सेंट्रल बैंक है, तो वो पैसा प्रिंट करता रहता है, गवर्नमेंट उससे उधार लेती है। अब गवर्नमेंट का उधार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक लिमिट है वहां आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि इससे ज्यादा आप उधार नहीं ले सकते। लेकिन हर बार वो लिमिट रीच हो जाती है और गवर्नमेंट को एक बिल पास करना पड़ता है उस लिमिट को और ऊपर करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी भी तो चलानी है। और अगर वो लोग अपनी डेट पे डिफॉल्ट कर गए तो एक ग्लोबल क्राइसिस खड़ा कर देगा। बहुत लोगों का मानना है कि ये एक बबल क्रिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एक टाइम पे बबल बर्स्ट होगा ही होगा। अब इतना सारा पैसा प्रिंट करने से एक और दिक्कत आती है। क्या आती है कि सपोज मैं और आप हैं, ठीक है, मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए, ठीक है। अब एक दुकानदार के पास हम गए, हमने कहा जी हमें ये चॉकलेट दे दो। वो चॉकलेट 10 रुपए की है, एक उसने आपको दी, एक उसने मुझे दे दी। अब सरकार बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करे जा रही है, करे जा रही है। अब मेरे पास 10 रुपए नहीं, मेरे पास 20 रुपए हैं, आपके पास भी 20 रुपए। अब हम दोनों जाते हैं मार्केट में, हमें क्या दिखता है कि अब यहाँ तो भैया 20 रुपये, अब दुकानदार को क्या दिखता है, इतना पैसा इकोनॉमी में आ चुका है तो वो अपने 10 रुपए की चीज़ का प्राइस 15 रुपए कर देते हैं कि भाई सबके पास पैसा ही इतना है तो मैं अपने इसका कमोडिटी का रेट बढ़ा सकता हूँ। वो देखता है दुकानदार की मार्केट में इतना पैसा सर्कुलेट हो रहा है तो मैं अब कमोडिटी का रेट बढ़ा देता हूँ, तो वो 10 रुपए की चीज़ हो जाती है 15 रुपए की, धीरे धीरे वो हो जाती है 20 रुपए, 25 रुपए। जैसे सरकार मनी प्रिंट करती रहती है, करती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब आप सोचिए, जैसे 1990 में 100 रुपए में कितना कुछ आ जाता होगा, और आज की डेट में ऐसा नहीं है कि 100 रुपए में कुछ भी नहीं आता, पर उतना सामान नहीं आ पाता जो 1990 में आता था। तो यही दिक्कत है जो आज के करेंसी सिस्टम के साथ है। अब ये देखिए एग्जाम्पल, कि डॉलर की वैल्यू कितनी नीचे आई है 1913 से लेकर 1908 तक, बिल्कुल खत्म ही हो गया डॉलर। इतनी प्रिंटिंग हुई है, इतनी प्रिंटिंग हुई है डॉलर की, पूछिए मत आप। अब चलते हैं हम बिटकॉइन पे कि आखिर ये बिटकॉइन क्या चीज है। तो दोस्तों, जैसा आप सबको ध्यान होगा कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस टाइम अमेरिका के बहुत सारे बैंक्स डिफॉल्ट कर गए थे, बैंकरप्ट हो गए थे, उनके पास पैसा खत्म हो गया था। लेमन ब्रदर्स ले लीजिए, या और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो आखिर हुआ क्या था कि ये जो गवर्नमेंट इतना पैसा प्रिंट करती है उसकी वजह से एक बबल क्रिएट हो गया था और वो बबल बर्स्ट हुआ था। अब 2009 में एक वाइट पेपर आया था
वाइट पेपर कह सकते हैं, एक तरह से ब्लूप्रिंट था जिसमें एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी का जिक्र था जो पीयर टू पीयर पी टू पी तरीके से हम एक्सचेंज कर सकते हैं और जो ब्लॉकचेन पे बनती है, और वो करेंसी थी बिटकॉइन। इस वाइट पेपर का ऑथर था सतोशी नाकामोटो। अब ये कोई नहीं जानता कि सतोशी नाकामोटो एक इंडिविजुअल है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल है। तो 2009 में ये हुआ था, एक वाइट पेपर आया था और उसके बाद, सॉरी दोस्तों, 2008 में वाइट पेपर आया था और 2009 या 2010 में बिटकॉइन लॉन्च हो गया था। ऐसा कह सकते हैं कि बिटकॉइन बन गया था, पहला बिटकॉइन बन चुका था। तो ये बिटकॉइन जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब जैसे अब हमारे पास फिएट करेंसी है, वो पैसा मैं आपको देता हूं, आप मुझे देते हो, सही है। अब हुआ क्या कि हमने वो फिएट करेंसी को डिजिटल कर दिया और अब वो मैं आपको देता हूं, आप वो मुझे देते हो, ठीक है। यही बिटकॉइन है जो डिजिटल कैश कह सकते हैं या डिजिटल करेंसी कह सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ 21 मिलियन ही बन सकते हैं, इनकी सप्लाई लिमिटेड है। 21 मिलियन से ज़्यादा ये नहीं बन सकते। और तो और दोस्तों, बिटकॉइन जो है इसको सेंट्रल लेजर यानी कि ब्लॉकचेन पे इन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे कि मैंने अगर आपको एक बिटकॉइन सेंड करा तो एक पेपर पे एक बंदे ने लिख लिया कि मैंने आपको एक बिटकॉइन सेंड करा है, मेरे पास बिटकॉइन 0 हो गए, आपके पास बिटकॉइन 1 हो गए। अब जिस पेपर पे ये लिखा जा रहा है उसको हम ब्लॉकचेन कह सकते हैं, यानी कि वो एक सेंट्रल लेजर है। और ये पेपर जो है इसकी एक कॉपी नहीं है, इसकी अनेकों कॉपीज हैं, अलग अलग कॉपीज हैं और सारी कॉपीज अलग अलग बंदों के पास हैं। और जैसे ही मैं आपको बिटकॉइन भेजूंगा, हर कॉपी में इसका ट्रांजैक्शन नोट डाउन की जाएगी। इससे फायदा ये होता है कि कोई भी हैकर अगर एक कॉपी में रिकॉर्ड चेंज करने जाएगा तो उसको एक में नहीं, उसको उन सारी कॉपीज में रिकॉर्ड चेंज करना पड़ेगा। और तो और दोस्तों, अब बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन जो ब्लॉकचेन में नोट की जाती है, इसमें क्या होता है, ब्लॉक्स बनते हैं छोटे छोटे। यानी कि जैसे मैंने आपको एक बिटकॉइन भेजा तो अब ब्लॉकचेन में ये लिखा जाएगा कि मैंने आपको एक बिटकॉइन भेजा है। उसके बाद आप जिसको बिटकॉइन भेजेंगे वो अलग ब्लॉक में लिखा जाएगा। अगल वो वाला ब्लॉक और हमारी ट्रांजैक्शन वाला ब्लॉक इंटरकनेक्टेड रहेंगे, सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो अगर मैं एक ब्लॉक चेंज करने जाऊंगा, पीछे वाले ब्लॉक से वो डेटा मैच नहीं हो पाएगा, है ना। अगर मैं ये, जैसे मेरे पास एक बिटकॉइन है, वो मैंने आपको भेजा, आपने एक एक्स पर्सन को भेज दिया। अब मैं लेजर में चेंज करने जा रहा हूं कि एक्स पर्सन के पास बिटकॉइन 0 है, अगर वैसे तो उसके पास 1 है, तो मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा कि आपने एक्स पर्सन को कोई बिटकॉइन नहीं भेजा। उससे पहले मुझे ये चेंज करना पड़ेगा कि मैंने आपको कोई बिटकॉइन नहीं भेजा, क्योंकि असलियत में मैंने आपको एक बिटकॉइन भेजा है और आपने एक्स पर्सन को एक बिटकॉइन भेजा है। तो मुझे पीछे के भी सारे रिकॉर्ड चेंज करने पड़ेंगे और साथ ही साथ वो सभी लेजर्स में चेंज करने पड़ेंगे जो सभी के पास है। तो ये जो लेजर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सारे, ये जो लेजर है इसको हम ब्लॉकचेन कहते हैं। और जो जो बंदे के पास ये लेजर हैं वो माइनर्स हैं। माइनर्स देखते हैं कि ट्रांजैक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है और वो उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं।
तो दोस्तों ये कुल मिला के बिटकॉइन इस तरह से काम करता है। और बिटकॉइन को जो हम स्टोर, या एक और थोड़ी सरल भाषा में कहें अगर बिटकॉइन के बारे में, तो दोस्तों इंटरनेट पे स्पेसेस हैं। ठीक है, सपोज इंटरनेट पे एक स्पेस है XYZ, एक स्पेस है ABC। XYZ स्पेस मेरे पास है, ABC स्पेस आपके पास है। XYZ में एक बिटकॉइन है और उस स्पेस की चाबी यानी कि की मेरे पास है। ठीक है, अब वो की जिसके पास भी होगी ना, बिटकॉइन वही एक्सेस कर सकता है सिर्फ, और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अब मुझे अगर ये बिटकॉइन आपको भेजना है तो ये सिर्फ मैं ही भेज पाऊंगा क्योंकि वो की मेरे पास है। अगर मैं की किसी और को दे देता हूं तो वो बंदा भी एक्सेस कर लेगा उस बिटकॉइन को। तो जब मैं आपको बिटकॉइन भेजूंगा तो वो बिटकॉइन उस स्पेस में से आपकी स्पेस में चला जाएगा। और दोस्तों ये जो नेटवर्क की बात हमने करी थी कि ये जो नेटवर्क है बिटकॉइन का, जिस पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, जिनमें लेजर, जिन पे जो माइनर्स का नेटवर्क है, ये दोस्तों सेंट्रलाइज नहीं है। इसको कोई भी एक बंदा कंट्रोल नहीं कर रहा। ये ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैं यहाँ इंडिया में बैठे बैठे बिटकॉइन माइनिंग में पार्ट ले रहा हूँ, वैसे ही दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो बिटकॉइन माइनिंग में पार्ट ले रहे हैं। वो ट्रांजैक्शंस अप्रूव कर रहे हैं और रिवॉर्ड्स के तौर पे उनको बिटकॉइन मिल रहा है। अब मैं अगर हट जाऊं नेटवर्क से तो नेटवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बंदा और ऐड हो जाए तो नेटवर्क, मतलब एक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी बंदा नेटवर्क को कंट्रोल कर ही नहीं सकता, सिर्फ उसमें पार्ट ले सकता है या उससे हट सकता है। तो जिस तरह से हमारा जो पैसा होता है, जैसे मेरा पैसा अभी बैंक में पड़ा है, अब जब मैं बैंक में वो पैसा भेजूंगा आपको तो एक्चुअली में वो मेरे बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है, और वो बैंक अकाउंट बैंक के पास है, ना कि मेरे पास या आपके पास। लेकिन जब बिटकॉइन मैं आपको भेज रहा हूं तो वो मेरे पास से आपके पास में जा रहा है असलियत में। लेकिन जब मैं पैसा भेजता हूं यूपीआई से आपको, तो एक्चुअली में वो बैंक के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा है। वो बस पहले अकाउंट पे मेरा नाम लिखा है, दूसरे अकाउंट पे आपका नाम लिखा है, लेकिन पैसा घूम तो बैंक के अंदर ही रहा है। अब सोचिए किसी दिन वो बैंक भाग जाता है तो कौन पैसा देगा हमको? चलिए ठीक है, आरबीआई के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब बात ठीक है, लेकिन वैसे अगर बैंक भाग जाता है फिर क्या होगा? अब क्योंकि ये सारा पैसा जो अभी आज के दौरान ये सारा पैसा सेंट्रली कंट्रोल करता है आरबीआई या हमारी गवर्नमेंट या बैंक्स। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ना आप, ना मैं, ना सरकार, ना कोई। इसका जो नेटवर्क बना हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, माइनर्स जुड़े हुए हैं। मैं ट्रांजैक्शन करता हूँ, माइनर्स अप्रूव करते हैं, क्रिप्टो करेंसी इधर से उधर चली जाती है। किसी सरकार या सेंट्रल अथॉरिटी की ज़रूरत ही नहीं है हमको, कोई किसी के कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सरकार बिटकॉइन के बहुत अगेंस्ट है कि इसको करेंसी का स्टेटस तो देने से रही। हाँ, एसेट क्लास ज़रूर वो इसको मान लेंगे, लेकिन करेंसी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये करेंसी उनके कंट्रोल में ही नहीं है। तो सरकार बिटकॉइन को करेंसी से तो करेंसी मानने से तो नहीं रही। हम उम्मीद तो यही है कि इसको एसेट क्लास में तो डाल देंगे, कम से कम ट्रेड तो करने देंगे लोगों को। अब दोस्तों, बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो बनी थी। उसके बाद अनेकों क्रिप्टो करेंसी आ गई मार्केट में, जिनकी अलग अलग यूज केसेस और एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन को पीपल्स करेंसी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये हम जैसे लोग कंट्रोल कर सकते हैं।
अब सरकार चाहे तो हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है, लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसी मैंने प्राइवेट वॉलेट में डाली हुई है और उसकी की सिर्फ मेरे पास है, तो मेरे अलावा वो कोई और कंट्रोल कर ही नहीं सकता। अब सरकार को दिक्कत भी ये आती है कि भैया उनको जानना है कि किसके पास कितना पैसा है। अब बैंक अकाउंट से तो पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं पता लग पाएगा। अब जो प्राइवेट वॉलेट है वो चलो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन सबको दिख सकती है कि किस वॉलेट में कितना पैसा है। अब जैसे वॉलेट XYZ1, जैसे वॉलेट है एक XYZ, वो मेरा वॉलेट है। अब ये तो देख सकते हो आप कि XYZ में इतने बिटकॉइन है, लेकिन आपको अब ये नहीं पता किसी को कि XYZ मेरा है या किसका है, वो नहीं जानता कोई। लेकिन ये ज़रूर दिख जाता है ऑनलाइन या ब्लॉकचेन पे कि XYZ में इतने बिटकॉइन पड़े हैं। अब गवर्नमेंट की दिक्कत ये भी है कि XYZ में अगर 10 बिटकॉइन पड़े हैं, वो किसका है उनको नहीं पता। अगर उनको ये फ्रीज करना है वॉलेट, कैसे करें, अता पता ही नहीं भाई कैसे करें। अगर हमें बिटकॉइन को रोकना है ना, या तो हमें इंटरनेट बंद करना पड़ेगा, या दुनिया में जितने भी माइनर्स हैं पूरे बिटकॉइन नेटवर्क पे सबको जेल करनी पड़ेगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना। पूरा नेटवर्क बना हुआ है, एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बना हुआ है। कोई इंडिया में बैठ के माइनिंग कर रहा है, कोई कहीं बैठ के नेटवर्क में पार्ट ले रहा है। मैं और आप बिटकॉइन इधर से उधर भेज रहे हैं ब्लॉकचेन पे, माइनर्स अप्रूव कर रहे हैं। ना मैं माइनर को जानता हूँ, ना माइनर मुझे जानता है, खुद ब खुद नेटवर्क चले जा रहे हैं, उनको रिवॉर्ड मिल जाता है। तो अब देख रहे हैं दोस्तों ये बिटकॉइन कितनी ब्यूटीफुली काम करता है। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो भी बिटकॉइन का नेटवर्क है, ये कितने बढ़िया तरीके से काम करता है। बहुत एडॉप्शन भी हो रहा है इसका। आप जानते ही होंगे कि एल सल्वाडोर ने लीगल करेंसी के नाम की एज अ लीगल करेंसी भी घोषित कर दिया बिटकॉइन को। उनकी अपनी करेंसी भी है, डॉलर भी है। उनकी अपनी करेंसी तो खैर बहुत ही इन्फ्लेटेड हो गई है, उन्होंने डॉलर को भी लीगल टेंडर ले लिया था, अब बिटकॉइन को भी ले लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी को जो मैंने समझाने की कोशिश करी है वो अच्छे से समझ आया हो। मे बी मेरे एक आधा फैक्ट्स कुछ गलत हो गया हो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। आगे से मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मेरे सारे जो मैं आपको समझाना चाहूँ बिल्कुल टू द पॉइंट हो, कोई गलती ना हो मुझसे। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप कुछ वैल्यू मिली होगी कि बिटकॉइन क्या है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वेबसाइट है दोस्तों, ये क्रिप्टो केस की वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेबसाइट का वैसे नाम है www.cryptocase.com। इस वेबसाइट से आपको बिटकॉइन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगी। आके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इस वेबसाइट को। तो दोस्तों अब आपसे मैं विदा लेता हूँ, अब आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आई होप कि एवरीवन स्टेज हेल्दी, स्टेज सेफ। ओके दोस्तों, बाय बाय।